साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है समुद्रों में सीमा रेखा का निर्धारण किस प्रकार होता है। आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझने जा रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में आगे हम समझेंगे कि कैसे लक्षद्वीप और अंडमान भारत की समुद्री सीमा को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। इसी वीडियो में आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है उसमें चाइना ने कैसे अपनी अधिकार जमाता है, क्या कारण है उसका, और पूरा निर्धारण देखेंगे कि किस प्रकार विश्व भर में समुद्री सीमा का निर्धारण होता है। चलें, ये आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। ये चित्र है अनक्लॉज द्वारा किया गया। अनक्लॉज से पहले जान लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं अनक्लॉज क्या है। UNCLOS इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, समुद्री रेखा के लिए सीमा कानून। ये निर्धारण हुआ वर्ष 1982 में। 1982 में विश्व के लगभग 150 कंट्रीज बैठे, इसमें चर्चाएं हुई और ये निर्धारण किया गया कि कैसे विश्व में समुद्र की रेखा का निर्धारण किया जाए, कितनी बाउंड्री किस देश की होगी समुद्र में। फिजिकली हम देखते हैं, हम बता लेते हैं कि यहाँ से हम बॉर्डर खींच लेते हैं, लेकिन समुद्र में कैसे बॉर्डर को खींचा जाए, इस सब का निर्धारण करने का काम किया UNCLOS ने। वर्ष 1982 में इसकी बैठक हुई और इसी में इसका निर्धारण किया गया। क्या है UNCLOS? तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क डिसाइड करता है किसके लिए, टू डिफाइन द राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द नेशन। समुद्रों में किसका कितना अधिकार क्षेत्र होगा और किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इन सब का निर्धारण करने का काम UNCLOS द्वारा किया गया है। ठीक है, इन सबको आगे जानने से पहले हम और चर्चा देख लेते हैं। UNCLOS ने इसका निर्धारण कैसे किया है। जैसे हम नॉर्मली स्थल की अगर बात करें तो वहाँ किलोमीटर के आधार पर हम लोग सीमा रेखा देखते हैं कि किस देश की सीमा कितने किलोमीटर। हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ कितने किलोमीटर लगती है और ये सब चीजें होती हैं। लेकिन समुद्र में कैसे निर्धारण किया जाता है दूरी का, तो उसके लिए पैमाना अपनाया जाता है नॉटिकल माइल, NM, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। नॉटिकल माइल या समुद्री मील हम कहते हैं। अगर मैं इसका बात करूं कि अगर किलोमीटर में इसको परिवर्तित किया जाए तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है लगभग 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर लगभग होता है एक नॉटिकल माइल की वैल्यू। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लगभग 2 किलोमीटर के आसपास हम देख रहे होते हैं एक नॉटिकल माइल का। और समुद्रों में पूरी रेखा का निर्धारण सब किया जाता है किसके द्वारा, नॉटिकल माइल के द्वारा। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि UNCLOS आपको क्लियर हो गया होगा कि समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक जो कानून बनाने का काम किया गया है वो UNCLOS द्वारा किया गया है और यही दर्शाता है कि किसकी बाउंड्री समुद्र में किसका कितना अधिकार होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इस समुद्री रेखा को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इसे जान सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि भारत का जो 3 हिस्सा है, भारत के 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत हम जिसे कहते हैं। इधर पश्चिम में अगर बात करें तो गुजरात से लेके इधर वेस्ट बंगाल तक हम सब समुद्री सीमा हमारी देखने को मिलती है। तो अगर इसका निर्धारण कैसे किया जाए, यहाँ पे मैंने पूर्व तरफ का एक बंगाल की खाड़ी तरफ का एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है। ये भारत का नक्शा आप सब जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये UNCLOS जो है इसने 5 क्षेत्र बताए हैं। इसने 5 क्षेत्र बताए हैं कि कैसे कैसे निर्धारण होगा। यहीं पे लिख देता हूं मैं। सबसे पहले होता है इंटरनल सी, मतलब ये आंतरिक जल है, ये आंतरिक जल है। दूसरा इन्होंने निर्धारण किया, एक बेसलाइन का निर्धारण किया, इसी के बाद एक इन्होंने बेसलाइन बना दी। फिर टेरिटोरियल सी की बात करी इन्होंने, ठीक है, क्षेत्रीय सागर की। फिर इसके बाद इन्होंने बनाया अविच्छिन्न मंडल, कंटिजियस जोन बनाया इन्होंने। तीसरा एक निर्धारण किया गया कंटिजियस जोन का। फिर और अगर हम बात करें इसके बाद निर्धारण हुआ EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का। और इसी में आगे बताया गया है हाई सी, उच्च सागर। ठीक है, इस प्रकार UNCLOS ने 5 भागों में बांट के समुद्र की सीमा का निर्धारण किया है। इसमें सबसे पहला है आंतरिक जल, इंटरनल सी, जिससे बेसलाइन बना के उससे पहले का क्षेत्र बताया गया है। उसके बाद आता है टेरिटोरियल सी या क्षेत्रीय सागर। तीसरा अगर हम बात करें तो
चौथा है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और फिर है आपका हाई सी वाला एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या है ये, अब ज्यादा अच्छे से आपको स्पष्ट होगा। ये जो हमारी समुद्री रेखा आप देख रहे हैं, ये है हमारी मेन समुद्री रेखा। अब डायरेक्टली क्या होता है कि ये हर जगह से एक समान नहीं है, कहीं अंदर का और आया हुआ भाग है, कहीं बाहर की ओर गया हुआ भाग है, तो इसका निर्धारण करने में दिक्कत होती है। इसीलिए एक आधार रेखा मान ली जाती है, इसका जोड़ते हुए एक बेस लाइन, कुछ दूरी पर एक ऐसी लाइन मान ली जाती है जहां से समुद्र की रेखा का निर्धारण किया जाएगा। तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं, बेस लाइन। और इसके अंदर जो बेस लाइन और बाउंड्री के बीच का क्षेत्र है, इसे ही हम क्या कह देते हैं, इंटरनल वाटर, आंतरिक जल। तो सबसे पहले आपको आंतरिक जल के बारे में पता चला होगा, इंटरनल वाटर क्या है। तो जो हमारी समुद्री सीमा है उसका कटा छटा होने के कारण एक आधार रेखा मान ली जाती है, बेस लाइन। इसके अंदर का जो क्षेत्र है उसे हम कह रहे हैं इंटरनल वाटर। अब जितनी भी घटनाएं होंगी इस बेस लाइन के बाद ही की जाएंगी। ठीक है, तो बेस लाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं टेरिटोरियल सी की ओर, जिसे कहते हैं क्षेत्रीय सागर। अगर हम बात करें क्षेत्रीय सागर की, तो जो हमने ये बेस लाइन खींची थी, उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, फिर मैंने कहा आपसे समुद्र में दूरी कैसे नापी जाती है, नॉटिकल माइल में। इसीलिए बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को टेरिटोरियल सी कहा जाता है। क्या है ये टेरिटोरियल सी? टेरिटोरियल सी है 12 बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी। इसमें सभी अधिकार उस देश के होंगे जिस देश से ये खींचा जा रहा है। जैसे अगर हमने यहाँ भारत के नक्शे की बात करी है, तो भारत के बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी में सारे अधिकार, किस प्रकार के सारे, चाहे वो वित्तीय अधिकार की बात करें या अन्य अधिकारों की बात करें, तो सभी प्रकार के अधिकार इस क्षेत्र में, यदि किसी को किसी दूसरे देश को अगर अपना प्लेन भी गुजारना होता है तो उसके लिए भी भारत से परमिशन लेनी होती है। यदि बिना परमिशन के कोई प्लेन भी इस क्षेत्र से, आप समुद्र को हवा से कनेक्ट कर रहे होंगे, ये लगभग हवा में भी है ये क्षेत्र, तो यदि इस क्षेत्र में कोई दूसरा कोई दूसरा प्लेन भी आ जाता है तो इसको भारत के द्वारा सिक्योरिटी पर्पस से उड़ा भी दिया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, तो शिप का भी ध्यान रखना है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी है, क्षेत्रीय सागर कहा जा रहा है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल और सभी प्रकार के अधिकार यहाँ पर हैं। ठीक है, अगले में चलते हैं। 2 की हमने बात कर ली, किस किस की? एक हमने बात कर ली इंटरनल सी की, जो कि बेस लाइन के अंदर बाउंड्री वाला क्षेत्र है, और दूसरी हमने बात कर ली टेरिटोरियल सी की। इसकी टेरिटोरियल सी की हमने बात कर ली। ये था आंतरिक सागर और ये क्षेत्रीय सागर। अब इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी, ये जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी को हमने टेरिटोरियल सी कहा। अब इस इसी बेस लाइन को आधार मान के जब 24 नॉटिकल माइल तक जाते हैं तो इस क्षेत्र को कहा जाता है कंटिजियस जोन, अविच्छिन्न मंडल। मतलब अगर टोटल बात करें तो टोटल है 24, जिसमें 12 आपका टेरिटोरियल सी शामिल है और 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी के बाद का भी क्षेत्र है, जिसे हम कंटिजियस जोन या अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। यहाँ क्या अधिकार मिलते हैं? यहाँ आपने देखा 24 नॉटिकल माइल से दूरी है। यहाँ अधिकार क्या है? तो कस्टम लॉस, जितने भी यहाँ से अगर कोई शिप गुजरेगा या कुछ गुजरेगा तो उसे क्या देना होगा? उसे यहाँ पे हमें टैक्स देना होगा। तो टैक्सेशन लॉज भी हैं, ये सब निर्धारण करने का काम इस एरिया में भारत ही करेगा। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में प्रदूषण या अन्य प्रकार के जो इन्वायरमेंटल लॉस हैं, ये भी कौन निर्धारण करेगा? भारत ही निर्धारित करेगा। तो हमने ये देखा तीसरा जोन, कंटिजियस जोन हमने जिसे कहा, ये है बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, या हम इसे कहें तो टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल की दूरी है ये। ठीक, अगर हम और आगे बढ़े, टेरिटोरियल सी के बाद हमने पढ़ लिया कंटिजियस जोन। ये पढ़ के हमें ये समझ में आया कि जैसे ही आप कंटिजियस जोन में एंटर होते हैं भारत के या किसी भी देश के, तो आपको यहाँ से आगे तक का सब प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये सब लेने का काम किसका होगा? उस देश का होगा जिस देश से बेस रेखा से ये 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरे के बाद हम चौथे की ओर चलते हैं, जो हमारा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
क्या है ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र? तो बेस लाइन से अभी हम लोग सभी प्रकार की देखे, हमने टेरिटोरियल सी देखा, उसके बाद कंटिजियस जोन देखा। इसी बेस लाइन से अगर हम बात करें 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी, कहाँ तक की? बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी को हम विशेष आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कह रहे हैं। इसमें क्या है? तो इसमें उस देश के साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है, उस देश के डिस्कवरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, उनकी खोज, इन सब का अधिकार उस देश को प्राप्त है। लेकिन इस क्षेत्र में 24 नॉटिकल माइल के बाद अगर कोई नया शिप आता है या किसी रूट में नेविगेशन के थ्रू जाना है, तो उस क्षेत्र में भारत उनसे पैसा नहीं ले सकता है, इन्हें छोड़ा जाएगा, फिलहाल जाने दिया जाएगा। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च वगैरह पे सबसे पहला अधिकार होगा भारत का। यदि हम बात करें मुंबई से अगर आप लगभग 95 नॉटिकल माइल आगे जाएंगे तो वहाँ हमने तेल के भंडार खोजे हैं और वहाँ से हम तेल को निकाल भी रहे हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों पर तो हमारा अधिकार है, लेकिन हम किसी दूसरे देश को इस क्षेत्र से गुजरने पर रोक नहीं सकते हैं। क्लियर? तो चौथा भी आपको समझ में आया होगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसके बाद पांचवा जो क्षेत्र है वो है हाई सी। पांचवा जो क्षेत्र होता है वो है आपका हाई सी, जिसे हम कहते हैं उच्च सागर। जिसे हम कहते हैं क्या? उच्च सागर। जब 200 नॉटिकल माइल की दूरी को हम क्रॉस कर जाते हैं तो वहां आता है आपका उच्च सागर वाला क्षेत्र। इसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है। इसमें सभी को क्या है? समान अधिकार मिले हुए हैं। क्लियर? अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं इसको और अच्छे से एक सिंपल पेज में लेके हम बात करें तो सबसे पहले हमने देखा इंटरनल सी, सबसे पहले देखा आंतरिक सागर, दूसरा हमने देखा बेस लाइन या बेस लाइन के बाद वाला क्षेत्र। बेस लाइन को लाइन बस है तो इसको एरिया ना माने, बेस लाइन मतलब आधार रेखा के बारे में हमने जाना। फिर तीसरा हमने बात की, दूसरा ही है, बेस लाइन एक आधार रेखा मात्र है, इसे कोई जोन नहीं बनाया जाता है। आंतरिक सागर के आगे हमने बात करी टेरिटोरियल सी की, टेरिटोरियल सी की, ठीक। तीसरा अगर हमने बात किया तो कंटिजियस जोन, कंटिजियस जोन की बात करी। चौथा हमने बात किया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, और पांचवा है हाई सी। हाई सी एक बार फटाक से हम इस चीज को दोबारा समझ लेते हैं। इंटरनल सी कौन सा क्षेत्र है? जो बेस लाइन के अंदर वाला क्षेत्र है, जो हमने एक आधार रेखा मान ली है, उसके अंदर का क्षेत्र है इंटरनल सी। इसमें सभी प्रकार के अधिकार उस देश को प्राप्त हैं। दूसरे नंबर पे आया टेरिटोरियल सी, जिसे हम क्षेत्रीय सागर कह रहे हैं। ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी है। इसमें भी सभी प्रकार के अधिकार किसको प्राप्त है? उस देश को प्राप्त होते हैं। यह है 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी। तीसरा है आपका कंटिजियस जोन, जिसे हम कह रहे हैं अविच्छिन्न मंडल। इसमें टोटल बेस लाइन से ये 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी होती है, और यहाँ पे कोऑपरेटिव और सारे अन्य टैक्सेशन संबंधी जो लॉज हैं, एनवायरमेंटल जो लॉज हैं, वो सब क्या होते हैं? कस्टम वगैरह, ये सब लेने का काम उस देश द्वारा किया जाता है। अगला है स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी कवर की जाती है बेस लाइन से। क्लियर? और यहाँ पर क्या है? तो साइंटिफिक रिसर्च की जा सकती हैं, खोजें की जा सकती हैं, उस क्षेत्र में कोई नया संसाधन मिलता है तो उसकी जानकारी ली जा सकती है। लेकिन अन्य देशों के जो शिप हैं उनको भी जाने का अधिकार दिया जाएगा। इसके बाद आता है हाई सी। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी देशों को बराबर इसमें अधिकार मिले हुए हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि कई बार हमें कहा जाता है कि लक्षद्वीप और अंडमान की वैल्यू क्या है, क्यों ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसका एक परिप्रेक्ष्य अभी हम देखेंगे इकोनॉमिक जोन के हिसाब से। यदि हम बात करें भारत के इकोनॉमिक जोन की, ये जो आप अगर दूरी देख पा रहे हैं, ये है लगभग 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी, और ये आप देख पा रहे हैं। क्लियर? लेकिन अंडमान निकोबार यहाँ पर स्थित है, तो इसने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की दूरी को इस छोटे से क्षेत्र से उठा के एक बड़े एरिया तक के लिए पहुंचा दिया है। सिर्फ अंडमान निकोबार इस क्षेत्र में था, लेकिन अनन्य आर्थिक क्षेत्र के कारण भारत के अधिकार इस पूरे क्षेत्र में बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि भारत का इकोनॉमिक जोन लगभग आपका यहाँ तक होना था 200 नॉटिकल माइल, लेकिन यहाँ पे जब आपका लक्षद्वीप आ गया है तो इससे आगे वाली दूरी भी हमने हमारे आर्थिक क्षेत्र में शामिल कर ली है। तो इस क्षेत्र के जितने संसाधन होंगे उन सब पर भी अधिकार हमारा हो गया है। इसीलिए लक्षद्वीप की बात करें
या हम बात करें अंडमान एंड निकोबार की, ये दोनों हमारे लिए समुद्री संसाधनों के लिहाज से समुद्र के जो ड्यूटी हम कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं उसके हिसाब से, नेविगेशन के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए, अब आपने ये भी जान लिया कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का इसके लिहाज से क्या महत्व था। आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं। अब एक प्रश्न बढ़ता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में तो बहुत कम दूरी है, ये दूरी तो 200 नॉटिकल माइल भी नहीं है, तो फिर कैसे इन दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण होता है? क्या है ये कि कैसे इनके बीच में निर्धारण किया गया? क्या दोनों के इकोनॉमिक जोन एक जैसे हैं? तो जब भी दो कंट्री जब आसपास ज़्यादा दूरी पर नहीं हैं या उनके जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसमें नहीं आते हैं, तो उनके लिए नियम कानून अलग से बनाए जाते हैं। इसीलिए भारत और श्रीलंका के बीच में भी एक मैरीटाइम बाउंड्री एक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट लगभग 1974 से 1976 के बीच में चले, कई प्रकार के एग्रीमेंट चले हैं। अब बेसिकली यहाँ जो है पाक स्ट्रेट, ये है आपका सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बनता था। तो वर्ष 1974 से लेकर 76 तक श्रीलंका और भारत के बीच में कई ऐसे एग्रीमेंट हुए जिसके द्वारा अब ये निर्धारित कर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे इस क्षेत्र में कि ये एक बाउंड्री निर्धारित कर दी गई है लगभग बीच वाला क्षेत्र मान के। अनक्लॉस ने भी ये परमिशन दे रखी है कि जब देशों के बीच की दूरी कम हो, इस जो हमने अभी इससे पहले वाले सारे नियम कानून पढ़े उसमें अगर नहीं आता है तो ये दोनों देशों के पास अधिकार होगा कि वो मिलके आपस में बैठ के एक दोनों के बीच की सीमा का निर्धारण करें। तो वर्ष 1974 से 76 के बीच में भारत और श्रीलंका भी बैठे और उन्होंने क्या किया, एक दोनों की आपसी सहमति से एक बाउंड्री का निर्धारण किया। इससे क्या फायदा है? तो इससे लॉ का एनफोर्समेंट, कानून कहाँ हैं, किसके हैं, ये आसानी होती है। रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन हमने देखे कि समुद्री संसाधनों का लाभ कौन देश लेगा, कैसे लेगा, इन सब का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और साथ में जो लड़ाई झगड़ा बार बार बनता था, आज भी हम देखते हैं कि तमिलनाडु से निकले हुए मछुआरे कई बार इस सीमा को पार कर जाते हैं और श्रीलंका में उनको पकड़ लिया जाता है। और ऐसा ही होता है कि श्रीलंका के कुछ मछुआरे भारतीय इस क्षेत्र की सीमा को पार कर जाते हैं, तो बाउंड्री दिखती नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि दोनों देश के मछुआरे इधर उधर हो जाते हैं, तो हर बार कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बना रहता है। लेकिन इस एग्रीमेंट में सारी बातें की गई हैं कि उनके लिए भी क्या नियम कानून होंगे, उनको क्या सजा होगी और कैसे इन चीज़ों से बचा जाएगा, इन सब की चर्चा भी इन एग्रीमेंट में की गई है। क्लियर? अब मुझे लगता है कि ये जो दो देशों के बीच की दूरी वाला कॉन्सेप्ट है, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और बार बार जो आप चर्चा में एक मुद्दा सुनते हैं वो है आपका साउथ चाइना सी। कौन सा सी? साउथ, दक्षिण चीन सागर वाला विवाद। इसमें क्या होता है, इसमें बार बार बात चलती है कि चाइना अपना क्या अधिकार जताता है इस क्षेत्र में। तो कारण क्या है उसका कारण हम देखते हैं। उसका कारण है ये 9 डैश लाइन, इसे कहा जाता है 9 डैश लाइन। आप अगर देख पा रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लाइनें हैं ऐसी। ये ऐसा चाइना ऐसा कहता है, चीन ऐसा कहता है कि इतिहास में अगर पुराने इतिहास में अगर आप देखें तो यहाँ हमारा क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं, इन पे हमारा अधिकार है। तो चाइना ये मांग करता है कि यहाँ से हमारा आर्थिक क्षेत्र लगाया जाना चाहिए, न कि ये हमारी जो एक्चुअल बाउंड्री है यहाँ से। इसके कारण क्या है, कई बार विवाद की स्थिति बनती है और ये फिलीपींस और ये छोटे छोटे जो देश हैं इसके साथ ये विवाद, ताइवान के साथ ये विवाद का कारण बनता है। तो ये विवाद का कारण है 9 डैश लाइन, और चाइना कहता है कि मैं अपनी मुख्य भूमि को न मान के मैं इस 9 डैश लाइन को मेन आधार मानूं अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र को निर्धारण करने के लिए। क्लियर है? तो अब मुझे लगता है कि ये 9 जो आपका 9 डैश लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हुआ होगा। और साथ में जो ये पूरी समुद्री रेखा का निर्धारण है ये किस प्रकार किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या आधार है, कौन निर्धारण करता है, इन सब चीज़ के बारे में, और बेसिकली ये साउथ चाइना सी के विवाद के बारे में, ये इस टॉपिक से कैसे जुड़ा हुआ है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि कैसे
निर्धारण किया जाए, कैसे क्या किया जाए इस क्षेत्र में, ठीक है, और हम लोग कैसे आपके भले के लिए और कार्य कर सकें, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।